राम, जय हिंद, जय भारत। कई सारी दुख भरी खबरें ये हैं कि बॉलीवुड ने 2 सितारे और बड़े अच्छे सितारे खोए हैं। इरफान खान साहब एक बहुत अच्छे एक्टर, मैं तो कल उनकी फिर से वो मूवी हासिल देख रहा था। एक्टिंग क्या है ना कि बहुत सुप्रीम आर्ट है एक्टिंग, बहुत सुप्रीम। वो मतलब हर आदमी के बस की बात नहीं है। इट्स अ वेरी बिग आर्ट। और कुछ लोगों में नेचुरल होती है। जैसे कुमार गौरव साहब थे, उनके पिताजी इतने मशहूर एक्टर थे राजेंद्र कुमार, लेकिन वो बहुत कुछ खास नहीं कर पाए बॉलीवुड में। ऐसे गुलशन कुमार जी ने अपने भाई को बड़ा प्रमोट करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। अमिताभ बच्चन जी के बेटे हैं अभिषेक बच्चन जी, बहुत बड़ा नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि एक आम आदमी जब गुस्सा करता है तो उसके हार्मोन रिलीज होते हैं गुस्से वाले। उस हार्मोन की वजह से भाव आता है चेहरे पे। एक आदमी खुशी होता है तो वो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन की वजह से भाव आता है, एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को बिना हार्मोन के एक्सक्रीट किए हुए लाना एक्टिंग है। इसलिए एक्टिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी। वैसे तो हम सारे लोग ही एक्टर हैं, लेकिन स्क्रीन पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इरफान खान साहब एक्टर तो थे ही बहुत अच्छे, एक बड़े समझदार किस्म के इंसान थे, बहुत समझदार। बहुत बड़े सारे कट्टरपंथी उनसे नाराज रहे, जब तक वो जीवित रहे कट्टरपंथी उनसे बड़े नाराज रहे। बड़ी सुलझी हुई बातें करते थे, अवेकेंड दिमाग के आदमी थे। आचार्य रजनीश के आश्रम में खोज थी उस आदमी के अंदर, खोज। वो आदमी जानना चाहता था। एक होता मानना, तो पागल भी मानते हैं, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर वो बड़ा जिंदा दिमाग का आदमी था, बड़ी रैशनल बातें करते थे वो। तो हमने एक एक्टर ही नहीं खोया, हमने एक समझदार आदमी को खोया। कई सारी वीडियोस में उनकी देखता था। नेशन न्यूज 10 पर एक बार वो आए थे और बड़े सारे मौलाना उनसे भिड़े हुए थे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं इरफान साहब खान साहब को देख रहा था, तो मुझे बड़ी उनको देखकर बड़ी दया आ रही थी। मौलाना को देखकर बड़ी हंसी आती, किसको समझा रहे हो, इनको ना समझा पाओगे। एक बार वो लाइव भी थे, वीडियो पे उस पर लाइव थे, तो मैंने उनको कमेंट भी लिखा था कि आप, देश को नुकसान तब होता है जब वो किसी बहुत समझदार आदमी को खोता है, वो नुकसान है। इसलिए जब बिंदुसार ने सीरिया के राजा से कहा, एंटियोकस से, कि मुझे दार्शनिक दे दो, दार्शनिक, 3 चीजें मांगी थी बिंदुसार ने। एक फिग्स मांगी थी, अंजीर, शराब मांगी थी, और फिलोसोफर्स मांगे थे। तो एंटियोकस ने कहा कि देखो यार, फिग्स तो चाहे जितनी ले लो, शराब चाहे जितनी ले लो, पर मैं फिलोसोफर नहीं दूंगा। बिकॉज फिलोसोफर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, दे आर बॉर्न। वो किसी किसी के ऊपर सर पे मालिक का हाथ होता है तो दिमाग जिंदा होते हैं, तो देखने से आपको पता चल जाता है ये जिंदा दिमाग है, मरा हुआ दिमाग, वो पता चल जाता है। तो इरफान खान साहब के मरने से एक एक्टर हमने खोया और एक बहुत समझदार इंसान हमने खोया, जिसमें की बहुत अच्छी सोचने की क्षमता थी। बड़ा उनकी डेथ पर 2-3 कट्टरपंथियों के कमेंट भी मैंने देखे कि अल्लाह ने जो है इनको सजा दी है। वो मेरे सामने नहीं थे, नहीं तो 2-3 तो मैं मार ही देता, नहीं मार पाता, गाली दे देता, गाली नहीं देता, पत्थर मार के भाग जाता। किसी के मौत पर नहीं हंसी उड़ाई जानी चाहिए, इतनी भी जाहलियत मत दिखाओ कि किसी की मौत पर दुख ना हो। ऋषि कपूर साहब तो खैर वो खानदानी लेगेसी वाला है, और जब उन्होंने अपनी सेकंड पारी शुरू की और अग्निपथ में, तो खैर उनकी एक्टिंग बड़ी जबरदस्त रही। औरंगजेब में उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, अग्निपथ में बहुत अच्छी एक्टिंग की। और ये सारे लोग कलाकार के साथ साथ थिंकर्स भी थे, अच्छा सोचते भी थे, समाज के लिए अच्छा सोचते थे। वो बड़ा नुकसान रहा हमारे लिए।
तीसरी खबर जो बड़ी खतरनाक सी है, जो बड़ा विचलित कर रही है, वो ये है कि 33,000 के केसेस कोरोना के पहुंच चुके हैं। बहुत है सर, अभी अप्रैल पूरा नहीं हुआ, 23 मार्च से लॉकडाउन हुआ था। 1 महीने 7 दिन में अभी तो बहुत सारे केसेस तो खैर पता ही नहीं है कितने होंगे। बंगाल तो खत्म हो सकता है, उसकी संभावना ये है कि बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों तो वाइप आउट भी हो सकते हैं। संभावना यहां तक है कि क्योंकि एक बैग जब पेंडेमिक फैलेगा, मान लीजिए हजार लोग गिर के मरने लगे, फिर तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि बिहार में तो ये हो चुका है ऑलरेडी। बिहार में तो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने नॉन कोरोना पेशेंट को लेने से मना कर दिया। बिहार की ये कंडीशन प्रेजेंट टाइम में, नॉन कोरोना पेशेंट, मतलब जो नॉन कोरोना पेशेंट है ना, उनको लेने से मना कर रहे हैं कि भैया हम नहीं लेंगे, हमें अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी है। और 1 महीने में 3 केस से 30,000 33,000 केस पहुंच चुके हैं। 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो अगले महीने 60,000 हो सकते हैं। और 1 लाख के बाद तो बस उसके बाद तो फिर वही देखेगा, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ इंसान के हाथ में बचेगा नहीं। फिर कंडीशन यहां यह हो सकती है कि आर्मी मूव करेगी पूरी कंट्री में, लोग मानेंगे नहीं, और शूट एट द साइड का ऑर्डर होगा, जो जहां देखो गोली मार दो। और कुछ नहीं होगा। इसलिए टिकटॉक बनाने से ज्यादा अच्छा काम यह होगा कि आप घर में बैठकर जितना ज्यादा लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, वो करिए। क्योंकि मैं जो आगे की पिक्चर देख रहा हूं वो बहुत खतरनाक सी पिक्चर है, बहुत, मतलब मैं उस पर चर्चा तो नहीं करना चाहता, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे कि डरा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा था कि केसेस लीप एंड बाउंस में बढ़ेंगे। और 1 लाख के बाद मैं आपसे कह रहा हूं ना कि स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। आप बाहर से कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, आपको हर पल डर सताएगा कि यार इसमें कुछ हो ना हो, हमें ना हो जाए। आदमी अपने ही घर के लोगों से भागने लगेगा। फिर आर्मी को आना पड़ेगा, आर्मी अपने हिसाब से काम करेगी। इसलिए बहुत जागरूक हो जाइए, बहुत स्थिति की गंभीरता को समझिए। बहुत क्रिटिकल टाइम, बहुत क्रिटिकल। कल एक मेरे जानने वाले, उनका फोन आया था कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो कहां जाओगे। तो मैंने कहा अगर तुम जन्नत जाने से बीच में बच गए तो कहीं ना कहीं चलेंगे ही। अभी तो सोच ही नहीं सकते लॉकडाउन खत्म होगा, अभी तो इस मुद्दे पे विचार ही नहीं कर सकते कि लॉकडाउन खत्म होगा। लेकिन अच्छे की हमेशा आशा करनी चाहिए, अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। युवाओं के इस देश भारत में खतरा कितना भी बड़ा हो, हम निपट लेंगे। बशर्ते यह है कि आदमी को हर पल इस बात का एहसास रहना हो चाहिए कि हम कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। कल मैंने हुमायूं की कहानी पूरी की, नौजवान क्रांति के 33rd एपिसोड में। आज हम उस क्रांति को आगे बढ़ाते हुए आपको आगे कहानी सुनाएंगे। और आज मैं हिस्ट्री के जिस आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, अकबर द ग्रेट। बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अकबर पर 7-8 किताबें मैंने पढ़ी, थोड़ा सा 7-8 किताबें ही पढ़ी, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाया। क्योंकि मेरा आदत है कि जितने भी है जालिम टाइप के लोग, मुझे उनके बारे में ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी, की थोड़ा सा और कहीं से मिले इनके बारे में।
human being is the outcome of his or her circumstances. इसलिए आप मेरे जैसे नहीं हो सकते, मैं आपके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए इस दुनिया में हर आदमी अपनी जगह महान है, बशर्ते वो किसी की नकल न करे, और कभी कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज द आउटकम ऑफ हिज और हर सर्कमस्टेंसेस। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की देन है। वो जिन परिस्थितियों में पला बढ़ा है, जिन परिस्थितियों में बड़ा हुआ है, वो उन परिस्थितियों की देन है। इसलिए अगर उस व्यक्ति जैसा बनना है तो उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं। परिस्थितियां बनाई नहीं जाती, वो होती हैं और व्यक्ति उस परिस्थितियों से गुजरता है। अब कल मैंने बताया कि हुमायूं जैसे आदमी की महानता, मैंने लास्ट में आपको बताई कि उस आदमी की महानता यह है कि उसके अब्बा ने उसे आसमान दिया था, वो आसमान से गिरा लेकिन वो फिर आसमान पर पहुंच गया। ये उसकी अचीवमेंट है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। हर उस चीज की तारीफ की जानी चाहिए जो तारीफ करने के काबिल है। सिर्फ इसलिए किसी चीज की तारीफ नहीं करना चाहिए, नहीं कि इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये हमारे मत के नहीं है, ये हमारी फिलॉसफी नहीं मानते, ये मेरी विचारधारा नहीं मानते, इसलिए मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगा। ये आम आदमी की सोच है सर, ये आम आदमी की सोच है। हर वो आदमी, मैं तो ओसामा बिन लादेन को इतना पसंद करता हूं, बड़े सारी बातों पर मैं उससे सहमत रहता हूं। हर वो आदमी जिसने कुछ अच्छे काम किए हैं, जिसकी कुछ आइडियोलॉजी है, जिसका कुछ अच्छा विजन है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। अब जिसका बाबा सूफियों के साथ रहता हो, बाप सूफियों के साथ रहता हो, और बाप इतना मस्त हो, रोमांटिक हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो मानी सी बात है उसका असर तो पड़ेगा ही। मां सूफी की बेटी हामिदा बानो बेगम, सूफी की बेटी, सूफी की, अकबर जामी की बेटी, सूफी की। और इस्लाम का सबसे बेहतरीन पार्ट है सूफीज्म। अगर हमारे कश्मीर के भाई बैठे हैं, अजहर भाई हो सकता है हमारे हों, तो अरवादे फातिया सुना होगा, क्योंकि वो उसी जगह के हैं, चरारे शरीफ के। कश्मीरी कल्चर की बहुत बड़ी खासियत थी अरवाहत ए फातिया, अब शायद नहीं है। उसी बात पर मैं बार बार कहता हूं कि जब से ये आए वहाबी और सलाफी, इन्होंने यहाँ के कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की। ये ठीक है, ये देश के खिलाफ नहीं बोलते, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, वो भी मैं भी जानता हूं, लेकिन ये जो इनडायरेक्टली कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। कश्मीर की स्थिति देखिए, कश्मीर में हर आदमी परेशान हो, सवाल ही नहीं उठता। चावल, केसर, बादाम, ड्राई फ्रूट, एप्पल, क्या नहीं होता कश्मीर में। क्या नहीं होता कश्मीर में। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे, फर्टाइल लैंड, क्या रिसोर्स नहीं है उनके पास। लेकिन आज की स्थिति देखिए, कुछ बहुत बेसिक फॉल्ट हो रहा है जो शायद या तो लोग वहां के समझना नहीं चाहते या वो निगलेक्ट करते हैं। कुछ तो हो रहा है। अब अकबर को इसी पृष्ठभूमि से देखना शुरू करिए कि बाबा और फादर दोनों मस्त। मां सूफी की बेटी हामिदा बानो बेगम, 3 टीचर थे, 3। एक को तो उसने कभी लोड ही नहीं लिया। मुल्ला पीर मोहम्मद नाम से पता चल गया उनको, मुल्ला पीर मोहम्मद, उसने लोड ही नहीं लिया कभी। कुरान पढ़ लो, नहीं तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब। उसने कहा यार फालतू वाली बातें मत क्या करो। आईने अकबरी अगर आप पढ़ेंगे ना बड़ा मजा आएगा। आईने अकबरी पढ़िए, अकबरनामा, सॉरी, उसका एक चैप्टर है आईने अकबरी। तो उसने कहा कि ये सब बातें मत बताया करो यार, अल्लाह के नाम पे डराए मत करो। जितना तुम खतरनाक बताते हो उतना है भी नहीं। पहला टीचर जिसका उस व्यक्ति ने कभी लोड ही नहीं लिया कि उल्टी सीधी बातें मत सिखा करो। उसका दूसरा टीचर जो उसके फादर का दोस्त भी था, बैरम खान, हुमायूं ने एक बार कहा भी, बैरम खान ने उसे लड़ना सिखाया।
बैरम खान खुद लड़ना जानता था, एक जबरदस्त दोस्त रहा, इतिहास में इस दोस्ती की मिसाल है बैरम खान और हुमायूं की। और अकबर उससे कहता था कि बाबा शिकार पे चलना है, बोले चलो, तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बोले मत पढ़ो। यह अकबर के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पुरोहितों के चक्कर में नहीं पड़ा वो, नहीं तो महान हो ही नहीं सकता था। मैं बहुत जल्दी हर बात पर एफर्मेटिव नहीं होता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पर मैं हो ही जाता हूं। पुरोहितों के चक्कर में रहकर कोई महान नहीं हो सकता। जिनका अपना खुद का दिमाग नहीं, वो किसी दूसरे को क्या दिमाग देंगे। वो चाहे हिंदू पुरोहित हो, चाहे मुसलमान पुरोहित हो, कोई भी हो। 0.1% उनमें एक्सेप्शंस होते हैं, उनमें भी होते हैं कुछ अच्छे लोग, उनमें भी होते हैं समझदार लोग होते हैं, लेकिन वो आपको सौभाग्य से मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो हुमायूं ने एक बार बैरम खान से कहा कि यार तुम मेरे बेटे को बर्बाद करते हो, पढ़ने नहीं देते उसको। बैरम खान ने कहा ये बहुत मस्त बंदा है, आंख बंद करके तीर मारता, शिकार करता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत नाम करेगा इतिहास में। तो बैरम खान ने कभी पढ़ने नहीं दिया, बहुत अच्छा। उसकी महानता की सबसे बड़ी वजह यही। तो बाबा, फादर, बैरम खान टीचर, और जो चौथा आदमी उसकी जिंदगी में, मां, सूफी, ये चार लोग, बाबर, हुमायूं, बैरम खान, मां हमीदा बानो बेगम, और चौथा आदमी जो उसे मिला टीचर, जिससे उस आदमी ने कुरान पढ़ी, अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ ने उसे सुलह कुल का सिद्धांत पढ़ाया, यूनिवर्सल पीस। अकबर ने पूछा काफिर का मतलब, उसने काफिर का मतलब, कल मेरे दोस्त हैं फेसबुक पर, उन्होंने मुझसे भी पूछा था काफिर का मतलब, मैंने फिर पोस्ट लिख के दिया। मैंने कहा यार पर्सनली किसको किसको बताता फिरूंगा काफिर का मतलब। जो आफाक में गुम है वो काफिर है। जैसे बिना कॉम्पिटिटर हुए आईएएस नहीं बना जा सकता, ऐसे बिना काफिर हुए मुसलमान नहीं बना जा सकता। जैसे बिना शूद्र हुए ब्राह्मण नहीं बना जा सकता, नहीं बना जा सकता। आदमी शूद्र के रूप में पैदा ही होता है। जो इंद्रियों का गुलाम है वो शूद्र, जो इंद्रियों का गुलाम है वो काफिर। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है ऊपर उठने का, उसमें मेहनत करनी पड़ती, उसमें साधना लगती, सिर्फ तिलक लगाने और दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। उसमें मरना पड़ता है। सब शूद्र पैदा होते, सब बुद्ध शूद्र पैदा हुआ, ब्रह्म बने। जो भी इंद्रियों का गुलाम है, बहुत बड़ी, धर्म का मतलब ट्रांसडेंसी। रिलीजन मीन्स वन हु ट्रांसडेंड्स योर पोजीशन। इतनी बड़ी चीज है रिलीजन, इसलिए सबसे बहस भी नहीं करनी चाहिए रिलीजन पर, और बहस करो तो पिस्टल रख के करो। अब्दुल लतीफ, क्या आदमी मिल गया कुरान पढ़ाने वाला। बहुत बड़ा अंतर औरंगजेब में अकबर में। अकबर को कुरान पढ़ाई, औरंगजेब को मियां मासूम ने बताया काफिर का मतलब गैर मुसलमान, ये हिंदू, ये काफिर हैं। उस आदमी की पूरी जिंदगी खा गया, वो आदमी बर्बाद करके रख दिया। और भी कई सारे, मैं बड़े सारे नाम आपको बताऊंगा जब औरंगजेब पढ़ाओ, सब चेक करिएगा, लिख लीजिएगा, क्रॉस चेक करिएगा, बताइएगा मुझे। अब्दुल लतीफ ने सुलह कुल का सिद्धांत पढ़ाया। अकबर ने पूछा कि हमें अपना धर्म को बढ़ाना चाहिए, बोला बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, लेकिन तुम ऐसी जिंदगी जियो कि लोगों के लिए आदर्श बन जाओ, लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। कश्मीर में इस्लाम ऐसा ही तो फैला। दो लोग हैं, बुलबुल शाह और शेख हमदानी। उन दोनों इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी। बुलबुल शाह, कश्मीर का राजा रंजन शाह, वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया, और फिर शेख हमदानी साहब आ गए।
तुम्हारी व्यक्तित्व से इतनी खुशबू उठे, तुम्हारी जहनियत से इतनी खुशबू उठे कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। लोग तुमसे अगर कहें कि भैया हमको भी ये सिद्धांत सिखा दो, हम भी ऐसे बन जाएं। बुद्ध का एक शिष्य था चीवर, तो बुद्ध की तरह सोता था, बुद्ध की तरह चलता था, बुद्ध की तरह कंबल डालता था, मतलब बुद्ध को पग 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 इमिटेट करता था। आनंद ने कहा कि ये तो आपकी एक्टिंग करता है। बोले करने दे, ऐसे बहुत सारे हजारों लोग पैदा होंगे अब मेरे बाद, जो मेरे जैसे बन तो नहीं पाएंगे लेकिन एक्टिंग करेंगे। ये सब प्रॉफिटों के साथ हुआ, किसी एक के साथ नहीं हुआ। ये देखो हिंदू पुरोहित, ऐसा लगता है कि भगवान राम खुद ही है। मुसलमान पुरोहित, ये 5 लोग उस आदमी की जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। एक तो उसके बाबा बाबर, एक उसके बाप हुमायूं, एक उसकी मां हामिदा बानो बेगम, एक उसका टीचर बैरम खान, और एक उसका सबसे बड़ा टीचर अब्दुल लतीफ। 13-14-15 साल का बच्चा था, फादर की डेथ हो गई। कल मैंने बताया हुमायूं सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिरा और फिर मर गया, और बड़े कम एज में उसे जो है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके सर पे आ गई। बैरम खान के साथ वो पंजाब में था जब हुमायूं की डेथ हुई, सिकंदर सूर का पीछा कर रहा था, और उधर दिल्ली और आगरा पर हेमचंद्र और हिमू नाम के एक हिंदू कमांडर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। बिहार के गवर्नर का सेनापति था वो हेमचंद्र, विक्रमादित्य की उपाधि ले रखी थी उसने। इस देश में जो भी विदेशियों को हराता था वो विक्रमादित्य की उपाधि लेता था, और 22 बैटल लड़ चुका था, और 22 बैटल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था हेमचंद्र। अच्छा कमांडर था, जबरदस्त कमांडर था। और ये लोग पंजाब में, हुमायूं की डेथ हो गई दिल्ली में, बैरम खान और अकबर पंजाब में, दिल्ली और आगरा पर हिमू का कब्जा। अब मुगल तो फंस गए फिर कि अब क्या करें। मुगलों की गैंग में एक कमांडर था तारदी बेग, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ऐसे लोगों से बच के रहा करिए। तारदी बेग, बड़ा बड़ा कुछ नाम होते हैं जिनको मैं बड़ा एम्फेसाइज करता हूं कि इसको लिख लीजिए, इनको डायरी में लिखिए। तारदी बेग, उसने बैरम खान को और अकबर को समझाना शुरू किया कि बहुत खतरनाक आदमी है हिमू, 22 बैटल लड़ चुका, कभी हारा नहीं, आओ वापस चलें, काबुल चलें। बैरम खान ने तारदी बेग की हत्या कर दी। बहुत अच्छा किया। जब जिंदगी में लड़ना ही है, हर पल, हर सेकंड, हर दिन, आईएएस बहुत बड़ी तैयारी है, तो चपरासी बन जाएं। चपरासी बन जाएं तो भी तो लड़ाई है कि बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, रोल्स रॉयस नहीं है। जिंदगी में लड़ाई सिर्फ एक ही जगह पे खत्म होती है, जब व्यक्ति एनलाइटेंड हो जाए, अरहद। जब जिंदगी में संघर्ष ही करना है तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़े। आईएएस की तैयारी कर ले, नहीं हुआ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाए, नहीं हुआ प्रवचन कर रहे हैं, 10-15 साल बाद बाबा रामदेव चले आएंगे, सदगुरु चले आएंगे, प्रवचन करिए, बताइए संसार में माया है, ये धन, ये स्त्री सब मुझको दे दो, पानी पियो, ऐसे पेट ऐसे मारा करो, ऐसे ऐसे करके, यही सब तो बताना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब लड़ना ही है, सिर्फ एक ही स्थिति में है आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। एक स्थिति और भी है लेकिन बड़ी गंदी सी स्थिति है, वो है पागल की स्थिति। लेकिन वो स्थिति मालिक दुश्मन को भी ना दे, वो बड़ी गंदी स्थिति है। नाली का पानी पी रहा है बंदा, मल खा रहा है,
वो तो दूसरी स्थिति, वहां भी संघर्ष खत्म हो जाता है। लेकिन वो स्थिति मैंने कहा मालिक दुश्मन को भी ना दे। संघर्ष खत्म हो जाता है जहां पर एनलाइटेंड हो जाता है आदमी, अहम ब्रह्मास्मि, संघर्ष खत्म। उसके अलावा वो जब तक जिंदा है तब तक संघर्ष चलेगा, और जब संघर्ष चलेगा तो हंस हंस के लड़ेंगे, खेल खेल के लड़ेंगे। आचार्य रजनीश का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, हंस भाई खेल पे धर पे ध्यानम। हंसेंगे, खेलेंगे और ध्यान करेंगे। तो हंसेंगे, खेलेंगे और संघर्ष करेंगे। करेंगे जब करना ही है, बचने का ऑप्शन ही नहीं है। तारदी बेग की हत्या कर दी, अब उसके पास एटमॉस्फेयर था, मौका था, अपॉर्चुनिटी, तो उसने हत्या कर दी। हम लोग नहीं कर सकते ऐसे, ऐसे बहुत लोगों को मारना पड़ेगा फिर हिंदुस्तान में। तो निग्लेक्शन भी एक अच्छा हथियार है। निग्लेक्ट कर दो, या वो तुमको टेंशन दे रहे, कुछ उनको बहुत बड़ा टेंशन दे दो कि तुम्हारे चेहरे पर पीली पीली रेखाएं निकल रही, 15 दिन बाद मर जाओगे। सौ लोग अगर आपको डराएंगे, 100 लोगों ने अगर आपसे कह दिया कि तुम आईएएस नहीं बन पाओगे, तो आप नहीं बन पाएंगे अगर वो बात आपके दिल में चली गई। इसलिए जो लोग आपको, कुछ लोग आपके ऐसे शुभचिंतक बनते हैं जो वास्तव में आपके शुभचिंतक कभी होते ही नहीं, और इनडायरेक्टली वो आपका इतना नुकसान करते हैं। वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, वो आपसे जब भी मिलेंगे तो कहेंगे कि आईएएस मुश्किल बहुत है, लेकिन तुम ट्राई करो। आईएएस मुश्किल बहुत है, बहुत मुश्किल है। आपको कई बार एग्जाम्पल भी देंगे, उनके बेटे का नहीं हुआ, उनके बेटे का नहीं हुआ, उनकी बेटी का नहीं हुआ, 50 लोग आपको जब भी मिलेंगे एग्जाम्पल। वो बड़ी सूक्ष्म राजनीति है कि अगर ये बात आपके सबकॉन्शियस मन में जाके बैठ गई कि यार नहीं होता है सबका, तो आप खत्म, आप गेम से बाहर। वो आपके शुभचिंतक भी बने रहेंगे और नुकसान भी करके चले जाएंगे। रिपीटेडली कोई बात आप सुनेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी जा सकती है। कैंसर के पेशेंट इतना क्यों मरते हैं? क्योंकि वो सुनते ही नहीं ज्यादातर कि कैंसर का कोई पेशेंट बचा है, कि भैया कैंसर हो गया मर गया, ये कैंसर हो गया मर गया, वो कैंसर हो। अगर ये चीज फैलना शुरू हो जाए कि भैया 50 लोगों को कैंसर हुआ था, 50 लोग बच गए, 48 लोग बच गए, तो बड़ी साहस मिलेगी दुनिया में लोगों को। जैसे किसी को बताया जाता ना कि कैंसर हो गया भैया आपको, वो 50% वही मर जाता है कि यार कैंसर से कोई बचता नहीं। मनीषा कोइराला को 17 कीमो हुआ, बच गई। युवराज सिंह, लेकिन ये सब अंदर के फाइटर्स हैं, अंदर के, सरेंडर ही नहीं किए इन लोगों ने। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे कीमती पार्ट है तुम्हारी जिंदगी का। जो तुम उसमें रखोगे तुम पूरी जिंदगी में वही बनोगे। और अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ये बचपन से बनता है। अब अकबर के साथ बचपन से कौन है? बाबर, हुमायूं, सॉरी हुमायूं। बाबर की कहानी उसने सुनी, बाबर, हुमायूं, हामिदा बानो बेगम, उसके नाना अकबर जामी, अब्दुल लतीफ। तो इतने बड़े बड़े हस्ती जो उसके साथ रहे, उससे उसके सबकॉन्शियस माइंड पर बड़ा असर पड़ा होगा। एक अलग सा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ होगा, एक महान विचारों वाला सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ होगा। तुम बचपन में 5 से 10 साल तक किसके साथ, किन लोगों के साथ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तारदी बेग की हत्या की, बारम खान ने कहा जब लड़ाई लड़नी है तो दिल्ली के लिए लड़ेंगे, जब स्वयंवर में ही जाना है
तो ऐश्वर्या राय की स्वयंवर में जाए, किसी नौकरानी की स्वयंवर में जाने से क्या फायदा? जब लड़कर ही पाना है तो काबुल क्यों, हिंदुस्तान। और ये लोग आगे बढ़े मुगल्स। हीमू ने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलतियां कर दी। पहली सबसे बड़ी गलती हीमू ने की, अपने तोपखाने को मेन सेना से बहुत आगे भेज दिया। तुम लोग चलो हमारे पीछे। तोपखाना, आर्टिलरी जान है आर्मी की मेडिवल पीरियड में, उसको आगे भेज दिया कि चलो हम लोग आ रहे हैं। क्या जरूरत थी उसको आगे भेजने की? बैरम खान गैंग ने तोपखाना छीन लिया, इनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। क्या जरूरत थी तोपखाने को आगे भेजने की? क्या जरूरत थी तोपखाने को आगे भेजने की? और बैरम खान ने दिमाग लगा दिया, उसने तोपखाना छीन लिया, स्पाइन तोड़ दी। फिर भी हीमू आया, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। फिर दूसरी गलती हीमू ने कर दी, हाथी पे बैठ के लड़ रहे। एक वॉरियर को बहुत छुप के रहना पड़ता है। तुम जब बहुत परफॉर्म करने लगते हो ना, तो सबकी नजर में आने लगते हो, और सारी नजरें अच्छी नहीं होती। जब तुम बहुत परफॉर्म करने लगते हो तो सबकी नजर में आने लगते हो, और सारी नजरें अच्छी नहीं होती। सारे लोग आपके लिए दुआ नहीं करते, अपने लिए नहीं करते, वो आपके लिए क्या करेंगे? जो अपने लिए नहीं करते वो आपके लिए क्या करेंगे? और तुर्क मुगल तीरंदाजों ने हिट किया, तीर मारा, वही जयचंद वाली घटना। बैरम खान की आंख में लगी, हीमू की आंख में लगी, हीमू नीचे। आर्मी ने सरेंडर कर दिया। अकबर ने तलवार उठा के गर्दन उड़ा दी हीमू की। बैरम खान ने कहा काफिर है। मोटिवेशन। और इस बैकग्राउंड में 15 साल का अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह बना। 1556, 1398 टू 1556, कितने साल? 158 ईयर्स। बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड 1398 तैमूर लैम टू 1556। ठीक है, छोटी मोटी डायनेस्टीज आती रही, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी नॉर्दर्न इंडिया में। एनार्की, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बीच बीच में थोड़ा सा आते रहे लोग, सैयद आ गए, लोधीज आ गए, पर वो बात नहीं आई। वो स्टेबिलिटी, वो पीस, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो 158 ईयर से हिंदुस्तान ने नहीं देखा। और मुगल विदेशी हैं, और अब तो इन्हें हिंदुस्तान में सिर्फ राजपूतों का सामना नहीं करना है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी सामना करना पड़ रहा है। तुर्कों को सिर्फ राजपूतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुगलों को दोनों का सामना करना पड़ेगा। राजपूतों का भी, हिंदू राजाओं का भी, और मुसलमान राजाओं का भी। ये दोनों चैलेंज। वो मुसलमानों से ये नहीं कह सकते कि हम भी मुसलमान तुम भी मुसलमान। हाँ भाईजान, कुछ नहीं। इंटरेस्ट की जो लड़ाई है वो है। राजनीति में कोई उम्मत नहीं होती, इकोनॉमी में कोई उम्मत नहीं होती। जहां फायदा वहां उम्मत। और ये कयामत तक चलेगा। तुम अगर चाहो कि किसी दिन तुम पूरी दुनिया को समझा ले जाओगे और हर आदमी समझ जाएगा, तुम पागल होगे, मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। हां, तुम अपनी बात कहते चलो, कोई माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपनी बात को कहते चलो। किसी से प्रभावित मत हो, किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। ध्यान करो, साधना करो,
एक अच्छा ग्रुप बना लो जिंदगी में, बना लो। हमारे शिवपूजन भाई हैं झारखंड से, उन्होंने मुझे लिखा है कि मैं आपके पद चिन्हों पे चलता हूँ। शिवपूजन भाई प्लीज, आप हमारे छोटे भाई हैं, आप हमारे पद चिन्हों पे ना चलें। मैं तो काफिर आदमी हूँ, मेरे पद चिन्हों पे चलने से कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान में बड़े अच्छे अच्छे गुरु हैं, आप उनमें से किसी एक को अपना गुरु बनाइए। सदगुरु जी हैं और पंडित रविशंकर जी हैं और बहुत सारे लोग। हमारे पद चिन्हों पे मत चलिए, मैं आप भी ठीक नहीं हूं। तो 1556 हिंदुस्तान का शहंशाह बना याद, बच्चा 15 साल का बैरम खान केयरटेकर बना। बैरम खान से लगाव भी बहुत था, पापा के दोस्त और टीचर, और बचपन से बैरम खान ने एक विशेष तौर पे पाला था। तो बैरम खान का थोड़ा सा ज्यादा दबदबा था, और शायद ऐसा होता है आमतौर पर। एज अ टीचर मैं भी इस साइकोलॉजी को सोच सकता हूं कि जब आप अपने स्टूडेंट से मिलने जाते हैं, मिलते, वो आईएएस हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, आप उसे अपने स्टूडेंट से ज्यादा कभी नहीं देख पाते। गलत है ये मैं कहता हूं गलत है। जैसे मैं मिलने जाता हूं तो अगर मैंने किसी को पढ़ाया भी है कभी, तो भी मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से ही बिहेव करता हूं। कई बार तो लोगों ने कहा अरे आप ऐसे क्या सर कह रहे हैं, मैंने कहा देखो बाहर मिलेंगे तो अलग बात है, यहां तो प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल। लेकिन कुछ लोग अपनी साइकोलॉजी से बाहर नहीं आ पाते, और जो लोग अपनी साइकोलॉजी से बाहर नहीं आ पाते उन्हें भुगतना पड़ता है। शायद बैरम खान अपनी साइकोलॉजी से बाहर नहीं निकल पाए, तो बैरम खान केयरटेकर और दूसरी तरफ पेटीकोट गवर्नमेंट, इनकी मां अकबर की धाई मां और कई सारी औरतें मिलकर वो भी अकबर को प्रभावित करती थी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। दो गैंग थी, एक बैरम खान की गैंग थी, एक पेटीकोट गवर्नमेंट थी, और दोनों इस राजा को अपनी तरह से चलाना चाहते थे। अब गलती हो सकता है कभी कभी ना भी हो, लेकिन जब उसको पॉइंट आउट किया जाता है गलती की तरह से, अब बच्चा है पानी लेके जा रहा है, उससे पानी गिर गया, लेकिन अगर वो दिखाया जाए कि देखो जानबूझ के गिरा दिया, देखो इसको पता है यहां क्लास चलने वाली, जानबूझ के गिरा दिया, तो कभी कभी फील होने लगता है कि हाँ यार इसने गलती की है। कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि इस आदमी की गलती है, और जितनी ताकत वो ये फील कराने में लगाते हैं कि किसी की गलती है, अगर उतनी ताकत वो अपने ऊपर लगा ले तो खुद महान हो जाए। गलती कोई नहीं करता इस दुनिया में। इस दुनिया में आदमी या तो ज्ञानी है या अज्ञानी है, या तो समझदार है या ना समझ है, ना तो कोई पापी है ना कोई पुण्यात्मा है। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, या तो आदमी ज्ञानी है या अज्ञानी है, या तो वो समझदार है या वो ना समझ है, बस। यहां कोई गलती नहीं करता, यहां कोई तीसरे तरह का आदमी नहीं है कि बहुत अच्छे आदमी, पुण्यात्मा आदमी, कोई कुछ नहीं है, सब इंसान है। बस बहुत लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती अपने आप को कबूल करने में कि वो इंसान है। पेटीकोट गवर्नमेंट ने बैरम खान को ऐसा पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया। एक शिया सुन्नी काजी था, उसको हटा दिया बैरम खान ने, तो पेटीकोट गवर्नमेंट ने कहा वो देखो ये शिया है, ये सुन्नियों से नफरत करता, देखो काजी को हटा दिया। और जब लगातार किसी बात को आप पॉइंट आउट करके बताएंगे, एक महावत था अकबर का, तो शायद वो बैरम खान की हाथी की तरफ दौड़ पड़ा था। बैरम खान का एक हाथी था, अकबर का एक हाथी था, तो शायद कुछ डिस्टर्ब हो गया था और बैरम खान की हाथी की तरफ दौड़ पड़ा था। तो बताया कि ये जो है साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी शहंशाह को मारने की। कुछ ऐसी बातें बनती चली गई कि पेटीकोट गवर्नमेंट ने ये पोर्ट्रे कर दिया
कि बैरम खान धीरे धीरे सारी ताकत अपने हाथ में ले रहा है और उसकी अपनी खुद की महत्वाकांक्षा है और खतरनाक हो सकता है बैरम खान। और 1560 में अकबर निकला आगरा से, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर उसने तुरंत हुक्म जारी किया कि बैरम खान आके उससे मिले, और फिर उसने बैरम खान को 2 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन कि आप रिटायर हो जाइए, आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आराम करिए, और दूसरा ऑप्शन कि आप मक्का चले जाइए। यह सजा होती थी रॉयल लोगों की। समझदार लोग रास्ते से हट जाना ही अच्छा समझते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम बड़े हो गए हो, अब अपने आप से संभाल सकते हो, तो मैं निकलता हूं। फिर बैरम खान ने डिसाइड किया कि मैं मक्का की तरफ निकल जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। और दुश्मन तो हर आदमी के होते हैं। बैरम खान ने मक्का की तरफ जाना शुरू किया। रास्ते में बैरम खान की हत्या हो गई। अकबर ने बैरम खान की वाइफ से शादी कर ली और उनके बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को अपना लिया। वो बहुत बड़े संत हुए, सूफी हुए, कवि हुए। और 1560 में अकबर ने पूरी गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने हाथ में ले ली। और 1560 से 1605 तक का जो समय है हिंदुस्तान में, वो बड़ा जबरदस्त समय है, बड़ा अच्छा समय है। और एक ऐसे आदमी की समझदारी की कहानी है, जिस आदमी ने हिंदुस्तान की सभ्यता को समझा, कल्चर को समझा। उस आदमी को फेथ और कल्चर में समझ में आता था। इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनको फेथ में और कल्चर में समझ में नहीं। आप हिंदू बाई फेथ हैं, मैं अमेरिका में पैदा हुआ, मैं हिंदू बाई फेथ वहां रहूंगा, लेकिन मेरा कल्चर अमेरिकन नहीं होगा अगर मैं अमेरिका में हूं। ये एक छोटी सी बात, इतनी छोटी सी, क्योंकि कल्चर जो है वो ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। बड़े पढ़े लिखे लोग, मतलब इतने अच्छे जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग, इनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि चचा कल्चर ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। तुम हिंदुस्तान में मुसलमान हो बाय फेथ, हिंदुस्तानी हो बाय कल्चर। तुम हिंदुस्तान में क्रिश्चियन हो बाय फेथ, हिंदुस्तानी हो बाय कल्चर। एक ऐसे समझदार इंसान की कहानी अकबर, जिसे हर व्यक्ति को सुननी चाहिए और कम से कम अपने बच्चों को तो सुनानी ही चाहिए। एक 158 साल, 158 ईयर्स की एनार्की को उस आदमी ने दूर किया। जड़ें इतनी मजबूत कर दी, इतनी मजबूत, लगभग 50 साल का शासन रहा। और 50 साल के शासन काल में जड़ें उसने आदमी ने इतनी मजबूत कर दी कि 1739 बैटल ऑफ करनाल, मुगल एम्परर्स वर ओवर, पर उनका अस्तित्व तो बना रहा 1857 तक। इतनी मजबूत जड़ें थी कि मरने के बाद भी 100 साल तक नाम चलता रहा। इतनी जड़ें मजबूत कर दी थी उस आदमी ने। जहांगीर ने उस व्यक्ति के किए हुए कामों को टच नहीं किया, बैठा रहा, बस गाड़ी चलती रही, वो आदमी बैठा रहा। शाहजहां ने आकर कुछ इधर उधर करना शुरू किया और औरंगजेब ने तो मारा, एक एक खंभा पकड़ पकड़ कर हिला डाला। शायद संगत सही नहीं मिली,
शायद राय देने वाले लोग सही नहीं मिले। Every human being is the outcome of his or her circumstances. हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों की उपज है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो चाहे और उसके ऊपर ब्लेसिंग हो ऑलमाइटी की, तो अपने आप को बहुत ही क्रांतिकारी रूप से बदल सकता है। जैसे बुद्ध, पूरी बैकग्राउंड अय्याशी की है, पूरी बैकग्राउंड, क्योंकि बाप को उन्हें सन्यासी बनने ही नहीं देना था, तो पूरी बैकग्राउंड अय्याशी की है। लड़कियां, दारू, शराब, ये वो पीक पर, लेकिन ब्लेसिंग थी, सन्यासी हो गए। और इतने महान सन्यासी हो गए कि लाइट ऑफ द एशिया कहा जाने लगा उन्हें। तो सरकार, मैं आप लोगों से निवेदन ही कर सकता हूं, बड़े सारे मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, कई तो बड़े इमोशनल मैसेज हैं कि सर 2 लोगों को खाना खिला पाता हूं, कोई बात नहीं यार, तुम एक को खिलाते हो बहुत बड़ी बात है। तुम सिर्फ सोचते हो मैं किसी को खिला दूंगा, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। आसिफ भाई हमारे गोंडा से हैं, वो बेचारे अपना अच्छा काम कर रहे हैं। आसिफ भाई अगर आप लाइन पर हैं तो मैसेज करिएगा। थोड़ा सा खतरा ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। लड़ना तो वैसे भी हमारी किस्मत ही है, लेकिन खुल के लड़ना, तो लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ाई चलती रहेगी, घबराना नहीं है बिल्कुल। अब तो सरकार ने लाइब्रेरी भी फ्री कर दी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी। कुछ जीवनियां ही पढ़ डाली है, कुछ लोगों की डॉक्यूमेंट्री, फिदल कैस्ट्रो की डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए, बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बड़ी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज। स्कूल ही जला दिया, स्कूल में प्रिंसिपल ने इन्वेस्टिगेट कर दिया, स्कूल ही जला दिया कि भाई तुम्हारा स्कूल ही नहीं रहेगा जिसमें तुम मुझे पढ़ने नहीं दोगे, वो स्कूल ही नहीं रखेंगे। फिदेल कैस्ट्रो, स्टालिन, गांधी की तो खैर आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा ही होगा, सद्दाम हुसैन, अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब इनके जीवन के बारे में पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा। बड़ा शिवाजी, ये सब वो लोग हैं जिनकी औकात थी आसमान में छेद कर देने की थी, मतलब इतना जज्बा था कि कुछ भी कर सकते थे, इतना संकल्प बड़ा था इनका, इतनी डिटर्मिनेशन हाई थी कि ये कुछ भी कर सकते थे। तो संकट गहरा गया है, तो कोई बात नहीं, संकट है तो निपटना तो पड़ेगा ही। तो लड़ाई चलती रहनी चाहिए, कहानी भी चलती रहेगी। कल यहां से शुरू करूंगा और अकबर के बारे में कुछ राजपूत पॉलिसी बताऊंगा उसकी, जिसको लेकर बड़ा हंगामा रहता है, उसकी रिलीजियस पॉलिसी, मनसबदारी थोड़ा सा बताऊंगा, क्या है मनसबदारी, जागीरदारी सिस्टम, अल्टीमेट सिस्टम। फिर अकबर का इंपीरियलिज्म, पूरे भारत पर कब्जे किया उस आदमी ने। कश्मीर पे कब्जे के दौरान बीरबल की डेथ हुई, यूसुफ शाह चाक कश्मीर का राजा रहा, और बेटे ने बाप की मुखबरी कर दी कश्मीर में। वो इंसान ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कश्मीर के लोगों को, बहुत अच्छा।
सैफुद्दीन सोज साहब ने अपनी किताब में उस बात को बड़ा अच्छा से मेंशन भी किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। कश्मीरी हिस्ट्री में तो 3 लोगों ने बड़ा मार्क, एक तो स्टीन साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छा कश्मीरी हिस्ट्री पे लिखा है, अनबायस्ड होकर थोड़ा सा लिखा है, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन मार्क और स्टीन ने बहुत अच्छा लिखा। हिस्टोरिकल बुक्स में तो खैर रास्ता लिंगनी वगैरह आती ही है, कमेंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ। अलबरूनी तो कभी आया नहीं कश्मीर, लेकिन उसने मेंशन किया है कश्मीर के बारे में। तो कल मैं अकबर के बारे में कुछ खास बातें, फिर डेक्कन, इसका जो डेक्कन एक्सपीडिशन था वो बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ें। जय हिंद।